नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल भारत भाग स्टडी में। साथियों, आप जैसा देख रहे हैं थंबनेल में, सामान्य हिंदी के हम महत्वपूर्ण कहें तो टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आप सबके साथ उपस्थित हैं और ये सामान्य हिंदी का हमारा पहला भाग है। और साथियों, ये सभी जो MCQs हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपकी आगामी परीक्षा है उसके लिए। तो चलिएगा देखते हैं शानदार प्रश्नों की सीरीज में। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। साथियों देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है, बताइएगा। प्रतिज्ञा, बोली, भाषा या संख्या। व्याकरण में वचन को क्या कहा जाता है? वचन, देखिए वचन आपने सुना होगा, एक वचन और द्विवचन, है ना, या बहुवचन। तो एक वचन, द्विवचन। तो यहाँ वचन से मतलब क्या है? अर्थ संख्या से है। वचन से मतलब क्या है? संख्या। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बंदर का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से आप बताइए बंदर का जो पर्यायवाची नहीं है। मरकट, शाखामृग, हरि या धरणीधर, बताइए। जो मरकट है ना का पर्यायवाची नहीं है। देखिए मरकट सही है, बंदर का पर्याय, शाखामृग भी सही है, हरि भी सही है, लेकिन धरणीधर डी ऑप्शन आपका गलत है। धरणीधर आपका बंदर का पर्यायवाची नहीं है। धरणीधर किसका है आप लोग कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। वैसे आपको यह बहुत ही सरल है, पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। मोर का पर्यायवाची नहीं है। मोर का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। शिखी है, नीलकंठ यह भी है, कलापी यह भी है, शालूर नहीं है। ठीक है, शालूर नहीं है। और शालूर किसका है तो याद रखना यह मेढक का पर्यायवाची है। मेढक का पर्यायवाची है शालूर। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। साथियों अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई? देखिए ब्रजभाषा जो है उसमें एक काव्य लिखा जाता है, ब्रजभाषा काव्य जिसे कहते हैं। तो ब्रजभाषा में सबसे ज़्यादा काव्य लिखा गया। ठीक है, और इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो नाम आता है कवि का सूरदास आते हैं। ठीक है, सूरदास ने सबसे सुंदर काव्य लिखा है ब्रजभाषा में। ठीक है, पात्सल्य रस के प्रणेता भी कहे जाते हैं। तो यह जो भाषा है ब्रजभाषा, यह हमारी राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा ना होके कौन सी भाषा है तो काव्य भाषा मानी जाती है, याद रखना है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों। अगला प्रश्न है, बहिन का पर्यायवाची नहीं है। देखिए सहोदरा, अर्कजा, भगिनी, बांधवी। देखिए इसमें सहोदरा भी है, भगिनी भी है, बांधवी भी है। अर्कजा आपका नहीं है। देखिए अर्कजा, अर्कजा माने अर्क माने होता है अर्क माने सूर्य होता है। अर्क माने सूर्य और जा माने पुत्री, है ना, अर्कजा पुत्री। तो सूर्य की पुत्री आपको बताना है कौन है? यमुना। कौन है? यमुना। ठीक है, याद रखना है। अर्कजा आपका यमुना का पर्यायवाची होता है। चलिए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है। अगला साथियों, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द, वर्ण, वाक्य, स्वर। देखिए जो वर्ण हैं वह भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, ये ऑप्शन सही है। और वर्ण जो हैं आपके कितने प्रकार के हैं? स्वर, व्यंजन, स्वर व्यंजन और अयोगभा। स्वर व्यंजन और अयोगभा, ये 3 प्रकार के आपके स्वर हैं। ठीक है, वर्ण हैं। तो इसमें आपका वर्ण जो है सबसे छोटी इकाई है, उसके बाद शब्द, उसके बाद वाक्य। देखिए वर्ण से भी कभी कभी छोटी पूछ ली जाती है, ध्वनि है। ध्वनि वर्ण से भी छोटी इकाई है, लेकिन लिखित में अगर हम बात करेंगे वो वर्ण ही आता है। ध्वनि एक मौखिक इकाई के रूप में जानी जाती है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, महेंद्र का संधि विच्छेद होगा। देखिए महेंद्र लिखते हैं, पहले महेंद्र लिखते हैं। अब देखिए महेंद्र में अगर हम संधि विच्छेद करें तो महाधन इंद्र होगा। महाधन इंद्र, ठीक है, महाधन इंद्र होगा। और ये यहाँ पर कौन सी संधि है साथियों? ये गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। गुण संधि क्या कहती है? यदि आपका
आ या ई का मेल जब हो, ह्रस्व या दीर्घ से मतलब नहीं है, आ या ह्रस्व भी हो दीर्घ भी हो, ह्रस्व भी हो दीर्घ भी हो, मेल हो, ए हो जाए, वहाँ पर आपका या आ और ऊ मिलकर ओ हो जाए, वहाँ पर आपका ओ हो जाए, ठीक है, वहाँ स्थिति आपकी गुण संधि की बनती है। तो यहाँ देखिए महा में हमने यहाँ से बड़ा आ निकाल लिया, तो ये आपका मह बच गया, और इधर आपका ई बच गया, इधर आपका इंद्र। अब आ और ई मिलकर क्या हो जाता है साथियों, ए हो जाता है, आ और मिलकर ए हो जाएगा, ये आपका इधर हा है, इस पर चला जाएगा तो ये महे हो जाएगा, और ये इंद्र आपका बचाई था तो महेंद्र हो जाएगा, ठीक है। तो महेंद्र माने महाधन इंद्र, आपका बी ऑप्शन सही है साथियों। और इसमें कौन सी संधि होगी, ये साथियों है गुण संधि। कौन सी है, गुण संधि है। चलिए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ, हिंदी भाषा का जन्म हुआ लौकिक संस्कृत से, अपभ्रंश से, वैदिक संस्कृत से या पाली प्राकृत से, बताइए। देखिए हिंदी भाषा का जो जन्म माना जाता है आपका अपभ्रंश से माना जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं पाली, ठीक है, पाली। उसके बाद हमारी सबसे पहले मान लो संस्कृत से पहले भी हम पाली से पहले बात करेंगे संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, ठीक है, प्राकृत। और प्राकृत के बाद आपकी आती है अपभ्रंश। कौन सी आती है, अपभ्रंश, ठीक है। और अपभ्रंश भाषा के बाद आती है आपकी हिंदी। ये विकास क्रम है हिंदी का। और इस पाली को प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है, प्रथम प्राकृत भी कहते हैं, इस पाली को याद रखना है, ठीक है। तो संस्कृत पहली, दूसरा पाली, तीसरा प्राकृत, चौथा अपभ्रंश और पांचवा हिंदी। और इस अपभ्रंश की भी जो भेद हैं उनमें एक सौरसेनी अपभ्रंश है, सौरसेनी अपभ्रंश है, उससे निकली है आपकी हिंदी भाषा, ठीक है। चलिए अपभ्रंश आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा साथियों, गोदान नामक उपन्यास के रचनाकार कौन है। बहुत ही सरल प्रश्न है। जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल या कि कहें निराला या मुंशी प्रेमचंद, बताइए इनमें से कौन सा गोदान का आपका पर्यायवाची होगा, बताइएगा जल्दी से बताइए। तो इसमें गोदान का जो गोदान नामक उपन्यास है वो किसका है, ये प्रेमचंद का उपन्यास है। किसका, प्रेमचंद का उपन्यास है, याद रखना है, ठीक है, प्रेमचंद का उपन्यास है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा है साथियों। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। कौन सा शब्द उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है, बताइए। दुर, अति, निर या अन, दुर, अति, निर या अन। देखिए आचार में, आचार एक शब्द है, इसमें हम क्या लगाएं कि ये आपका उसका जुल्म हो जाएगा। देखिए अति में अति उपसर्ग अगर हम लगा दें आचार में तो क्या बन जाएगा, अत्याचार हो जाएगा। तो अत्याचार एक कैसा है, जुल्म माना जाता है, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न है, भुवन का समानार्थी महान, महल, लोक या विशाल का है। देखिए भुवन माने क्या होता है, संसार, लोक, ठीक है, याद रखना है, संसार, लोक। तो आपका कौन सा, सी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, सही वाक्य है, हम हमारी पुस्तकें बेचते हैं, हम अपनी पुस्तक को बेचते हैं, हम अपनी पुस्तकें बेचते हैं या हम हमारी पुस्तकें। देखिए हमारी वाले तो ये गलत हैं, हम अपनी पुस्तक को बेचते हैं, देखिए ठीक है, ये निर्जीव है, को विभक्ति का प्रयोग निर्जीव के साथ यहाँ नहीं होगा, तो हम अपनी पुस्तकें बेचते हैं, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। हरिमोहन को सफल होने में निराशा है, वह पशु क्यों रेंकते हैं, घूस लेने से मना करना, ऐसे दृष्टांत के उदाहरण कम मिलते हैं, घूस लेने से मना करना, ऐसे दृष्टांत कम मिलते हैं। देखिए हरिमोहन को सफल होने में निराशा है, ये कोई वाक्य सही नहीं लग रहा, ठीक है। और वे पशु रेंकते हैं, क्यों रेंकते हैं, देखिए ये आपका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। घूस, देखिए यहाँ दृष्टांत और उदाहरण एक साथ प्रयोग कर दिए, ये गलत है। दृष्टांत और उदाहरण एक साथ प्रयोग नहीं हो सकते, दृष्टांत कम मिलते हैं, ठीक है। घूस लेने से मना करना, ऐसे दृष्टांत कम मिलते हैं, आपका डी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों हमारा, अनुज शब्द को
स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? अनुज शब्द को। देखिए अनुज में हम आ प्रत्यय लगा दें। आ जो प्रत्यय लगने पर स्त्रीवाचक हो जाता है। क्या हो जाता है? आपका शब्द स्त्रीवाचक हो जाता है। तो इसमें अनुज में आ लगा देंगे तो अनुजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुजा। आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है। प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, प्रत्युत्पन्नमति। अब एक बात समझिए, प्रत्युत्पन्नमति। अब देखिए इसमें हमने लिखा प्रति धन उत्पन्न मति। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कौन सी संधि है? यहाँ साथियों है ईयण संधि। कौन सी संधि है? अगर संधि की बात करेंगे तो ईयण संधि है। इसमें ई जो है प्रत का हमने निकाल लिया ई। ठीक है, ई स्वर का क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। ई का क्या हो जाएगा? या। ठीक है, और ये ऊ है, इस पे लग जाएगा। ठीक है, तो ये आधा ता प्रत्युत्पन्न हो जाएगा, प्रत्युत्पन्न मति। ठीक है, ईयण संधि क्या कहती है कि इधर यदि ई ऊ और री हो, इधर कोई असमान स्वर हो। ठीक है, असमान स्वर, तो ई का या, ऊ का हुआ और री का रा हो जाता है। ठीक है, और ये असमान स्वर इसमें लग जाता है हलंत के स्थान पर। जैसे हमने यहाँ पर ई के स्थान पर या किया और ऊ के स्थान पर ये स्वर था, हमने किस में लगा दिया? मात्रा में लगा दिया, ऊ। ठीक है, तो इसमें प्रति जो है आपका प्रति प्रत्यु में बी ऑप्शन आपका सही है। प्रति आपका यहाँ उपसर्ग सही होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला साथियों, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? देखिए निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? निर्वास में अगर हम इत प्रत्यय लगा दें क्या बन जाएगा? निर्वासित हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? निर्वासित। याद रखना। ठीक है, इत प्रत्यय, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला साथियों है, निम्न में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय में बना है? कृदंत माने कृदंत, कृत धन अंत बन गया कृदंत। कृत माने है आपका क्रिया से, कृत माने क्रिया से, अर्थात क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लगा हो। इसमें देखिए रंग आपका संज्ञा है, दूध संज्ञा है, कृपा संज्ञा है, लेकिन बिकना क्या है? क्रिया है। बिकना क्या क्रिया है? बिकना क्रिया है, और इसमें बिकना में आउ प्रत्यय लगा, बन गया बिकाऊ। माने क्रिया में जहाँ अंत में प्रत्यय लगे वहाँ पर, तो कृदंत प्रत्यय कौन सा है? क्रिया में लगने वाला। तो आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों, निम्न में से अर्धस्वर। देखिए अर्धस्वर वैसे तो या वा रा ला होते हैं। ठीक है, लेकिन हिंदी के ये जो स्वर हैं अर्धस्वर वो दो ही हैं। कौन कौन से माने जाते हैं हिंदी में? या और वा। तो यहाँ पर रा ला वा, रा ला पा तो ये माने नहीं जाएंगे। ठीक है, वाह होता तो माना जाता, लेकिन यहाँ एक ही है या, तो यही आपका अर्धस्वर है। कौन सा स्वर है? अर्धस्वर है, याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न क्या है हमारा। श्रृंगार रस। देखिए श्रृंगार का लिखा है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, श्रृंगार रस, ये इसमें देखिए ये रा भी लगा दिया है और री भी लगा दिया, ये गलत है। देखिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव उत्साह, शोक, हास या रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। रति माने प्रेम। ठीक है, रति आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, लालिमा शब्द में प्रत्यय है। लालिमा शब्द में प्रत्यय है। देखिए प्रत्यय जो शब्द के किसी शब्दांश के अंत में जुड़े, किसके अंत में? शब्दांश के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है, प्रत्यय और आरंभ में जुड़ते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। तो इमा लगा है ना, लाल में इमा लगा है, इमा किधर है? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहुत ही सरल है। अगला प्रश्न क्या है? शुद्ध वर्तनी का चयन करें। निर्दर्शन। देखिए निर्दर्शन, निदर्शन, निदर्शन। देखिए निदर्शन सही है, निदर्शन। ठीक है, दर्शन और निदर्शन, बी ऑप्शन सही है। अगला क्या है? पदबंध के भेद 5, 4, 3, 6। देखिए पदबंध के ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण, ये आपके पदबंध के कितने भेद माने जाते हैं? कितने? 5।
ये आपके 5 भेद माने जाते हैं, ठीक है, याद रखना है। विकारी और अविकारी शब्दों में जो भेद हैं उनमें से शुरुआती 5 जो हैं वही पदबंध के भेद माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि यदि एक लिंग और एक वचन की अनेक प्राणीवाचक संज्ञाएं प्रत्ययहीन कर्म कारक के रूप में प्रयुक्त हों तो क्रिया है। देखिए, अंतिम कर्म पद के लिंग व बहुवचनानुसार में होगी, अंतिम कर्म पद के लिंग व एक वचनानुसार होगी, ए व बी दोनों होगी, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसमें ए ऑप्शन सही है। जो अंतिम कर्म पद है, माने जो कर्म पद हो गए, दो कर्म हो, उसमें जो अंतिम कर्म पद है उसके लिंग व बहुवचना अनुसार ही होगी। याद रखना है क्रिया, उसमें क्रिया किसके अनुसार होगी? अंतिम कर्म पद के लिंग अगर लिंग आपका पुल्लिंग है तो पुल्लिंग होगी, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग होगी, और बहुवचनानुसार होगी, सिर्फ बहुवचन। ठीक है, याद रखना है इतनी बात। अगला प्रश्न क्या है हमारा? मात्र शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है। मात्र शब्द का मध्यम, प्रारंभ दोनों स्थितियों में, अंत में। देखिए, बताइए, मात्र शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है, कहाँ होता है? तो देखिए, मात्र शब्द का प्रयोग आपका वाक्य में दोनों, जैसे मात्र का प्रारंभ में भी कर देते हैं हम प्रयोग और मध्य में भी कर देते हैं, तो दोनों स्थितियों में आपका सही हो जाएगा, दोनों स्थितियों में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। गोदान, ये दोबारा आ गया है प्रश्न। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही बताया था, मुंशी प्रेमचंद। चलिए कोई नहीं। अगला प्रश्न है गृह। एक तो गृह है, ये गृह, इसको बोलेंगे गृह और इसको बोलेंगे ग्रह। देखिए, गृह, ये री की मात्रा लगी है, ये रा है, ये क्या है? रा, और ये है री। याद रखना है, ये गृह है, इसको गृह बोलेंगे, इसको ग्रह बोलेंगे। गृह देखिए, मकान, दोष, आग्रह, नक्षत्र, इनमें से आपको बताना है कि देखिए, गृह माने तो घर होता है या निवास होता है, जबकि ग्रह माने क्या होता है? ग्रह एक नक्षत्र होते हैं ना, ग्रह नक्षत्र। तो आपका ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है जातक। जातक का समानार्थी शब्द क्या है? जन्मदाता, बालक, विप्र या सन्यासी। जातक माने क्या होता है साथियों? जातक माने होता है बालक। जातक माने क्या होता है? बालक होता है, माने कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बालक होता है जातक माने। अगला प्रश्न क्या है हमारा? सत्याग्रह में संधि का नाम बताना है। चलिए पहले सत्याग्रह की संधि करते हैं। सत्याग्रह, देखिए संधि हो जाएगी सत्य धन आग्रह। अब आप देखिए एक चीज़, आप देखिए सत्य धन आग्रह, यहाँ पे सत्य लिखा है, इसमें हम आ निकालें और इधर भी आ, माने दोनों तरफ आ है, अर्थात ये कौन सी संधि है? दीर्घ है। ठीक है, समान वर्ण एक साथ है, अकह सवर्णे दीर्घा, अकह सवर्णे दीर्घा। तो अकह सवर्णे दीर्घा सूत्र से जहाँ अक प्रत्याहार हो, चलिए ये बातें बाद में करेंगे, संधि जब पढ़ाएंगे। तो आ और आ मिलकर बड़ा आ हो गया, ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो ये आपका ए ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है गवीश। गवीश में संधि गवाधनीस, गोधनीस, गवधनीस, गायधनीस। देखिए, गवीश में आपकी कौन सी संधि होगी? गवीश में आपकी कौन सी संधि होगी? देखिए, गवीश में आपकी अयादि संधि है। कौन सी संधि है? अयादि संधि। अयादि संधि क्या कहती है आपकी? पहले ये समझिए। अयादि संधि कहती है ए आई, ठीक है, ए आई ओ औ के बाद कोई असमान स्वर योग करे, असमान स्वर योग करे तो ए का तो ए, ए का क्या? ए, ओ आई का आय, ओ का अब और औ का आब हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? गो है। ठीक है, गो। अब ओ का क्या बताया मैंने? अब बताया। जैसे हमने लिखा गवीश में हम लिख लें गोधन ईस, गोधन ईस। अब इसको गवीश कैसे करेंगे? गो में हमने क्या निकाल लिया? इसका ओ निकाल लिया। ठीक है, और ये हो गया ईश। ओ का क्या बताया? अब हो जाता है जब असमान स्वर कोई मिले। जहाँ देखिए असमान माने ई है, ओ है तो ई है, असमान हुआ। इधर ओ है तो इधर ओ ना हो, माने वही स्वर ना हो, असमान हो, ई है। अब इधर ये गा है, अब इधर क्या है? ये ईश है। ये वाला आ किधर चला जाएगा? गा पे, ये पूरा हो जाएगा गा।
ये ई किस पे चला जाएगा, बा पे, तो ये पूरी हो जाएगी बी, और ये क्या बचा, शा, तो ये हो जाएगा गबीश। माने आपकी बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा मूर्ख दर्शन में कौन सा समास है, मुख दर्शन में कौन सा समास है। साथियों, मुख दर्शन द्विगु तत्पुरुष द्वंद्व या बहुब्री, मुख के दर्शन, ठीक है, कहने का मतलब है मुख के दर्शन माने तत्पुरुष समास, तत्पुरुष माने कारक विभक्ति का प्रयोग जहाँ हो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला हमारा है प्रश्न ता वर्ग। देखिए का वर्ग जो होता है कंठ है, का वर्ग में का अंग आता है, चा वर्ग में तालु, टा वर्ग में मूर्धा, ता वर्ग में दंत और पा वर्ग में ओष्ठ। अब आपका कौन सा आया वर्ण, ता वर्ग आया, तो ता वर्ग होता है आपका दंत, है दंत, ये आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा पा वर्ग। हमने अभी बताया पा वर्ग कौन सा होता है, ओष्ठ। पा वर्ग कौन सा होता है, ओष्ठ होता है, माने आपका ओष्ठ ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है चा वर्ग। अभी मैंने कौन सा बताया, चा वर्ग तालु, चा वर्ग कौन सा है, तालु, ये भी आपका सही हो गया। बहुत ही सरल प्रश्न है। छा, त्रा और ज्ञा ये तीनों कौन सा व्यंजन है, पुष्प व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, तावर्गीय या इनमें से कोई नहीं। देखिए छा, त्रा और ज्ञा इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि छा जो है वो का और शा के योग से है, त्रा ता और रा के योग से है, और ज्ञा जा और या के योग से, वहाँ जिसको आप कह सकते हैं, तो इनके योग से बना है, इसलिए ये संयुक्त है, माने किन्हीं दो या दो से अधिक वर्णों से योग से बने हैं, तो ये संयुक्त व्यंजन आपके हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पुस्तक कौन सा शब्द है, विदेशज, देशज, तद्भव या तत्सम। तो देखिए पुस्तक आपका जो है तत्सम शब्द है, याद रखना है। अगला है आग, कौन सा शब्द है, आग, जो आग शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो आग जो आपका बी ऑप्शन तद्भव है, आग कैसा है, तद्भव है। अग्नि कैसा है, तत्सम है। पृथ्वी कौन सा शब्द है, पृथ्वी आपका तत्सम शब्द है, ठीक है, तत्सम शब्द माना जाएगा पृथ्वी। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न है ये, इसलिए ज़्यादा समय नहीं ले रहे इसमें। अगला है नाक, कौन सा शब्द है, नाक, यौगिक, योगरूढ़, रूढ़। देखिए जिसके खंड करने पर अर्थ खो जाए या अर्थ ना रहे, ठीक है, अर्थ खो जाए या अर्थ ना रहे, ना को और का को अलग कर दें, इसका कोई अर्थ रहेगा नहीं, तो यहाँ पर आपका रूढ़ शब्द हो जाते हैं। ठीक है, रूढ़ शब्द आपको यौगिक, योगरूढ़ ये सभी हम आपको एक विस्तृत क्लास लेंगे, उसमें बताएंगे। ठीक है, तो रूढ़ माने जिसका खंड करने पर अपना विशेष अर्थ खो देता है, उसे को हम रूढ़ कह देते हैं। तो नाक यहाँ पर कैसा है, रूढ़ है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। टेबल कौन सा शब्द है, टेबल कौन सा शब्द है, तत्सम, तद्भव, विदेशज, इनमें से कोई नहीं। टेबल देखिए, टेबल एक अंग्रेजी का शब्द है, तो विदेशज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विदेशज हो जाएगा। आशीर्वाद, देखिए ये लिखा है आशीर्वाद, आशीर्वाद लिखा है, रा ये रहा है, ये आपका विसर्ग के स्थान पर है, आशीह धनबाद, तो ये रुक्त संधि के हिसाब से विसर्ग का रा हो जाता है और ये रा वा पे लग जाता है, तो आशीय धनबाद आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है महोष्ण, महोष्ण का संधि विच्छेद, महाधन उष्ण, महाधन उष्ण, ये भी आपकी कौन सी संधि है, गुण संधि में आपको बताया था। आ और उ मिलकर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, महोष्ण, ये इधर से हा आ आया, इधर से उ और आउ मिलकर ओ हो गया महोष्ण, माने सी ऑप्शन आपका सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। देश प्रेम में कौन सा समास है, अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्विगु या बहुब्री। देश प्रेम है ना, देश के लिए प्रेम, देश के लिए प्रेम, ये भी तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी कार्य व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, के लिए। अगला है धक्का मुक्की, धक्का मुक्की में कौन सा समास है। देखिए जहाँ विलोम
या विपरीत जैसे भी, ठीक है, विपरीत जैसे भी अगर शब्द एक साथ प्रयोग हों वहाँ पर स्थिति किसकी बनती है? द्वंद्व समास की बनती है। किसकी बनती है साथियों? द्वंद्व समास। तो यहाँ पर धक्का मुक्की विपरीत जैसे हैं, विपरीत नहीं है, तो यहाँ है कौन सा? द्वंद्व समास ही होगा। अगला प्रश्न है तन मन धन, तन मन धन, तो यहाँ पर भी कौन सा हो जाएगा इसके हिसाब से? तन मन धन, तो ये भी विपरीत जैसे लग रहे हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन, ठीक है। अगला है विद्यार्थी में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या द्विगु। विद्यार्थी, विद्या को ग्रहण करने वाला, विभक्ति का प्रयोग हुआ है तो तत्पुरुष ही समास होगा। विभक्ति का प्रयोग हुआ है तो क्या होगा? तत्पुरुष ही समास होगा। वनवास में कौन सा समास है? वनवास, वनवास, तो वनवास में कौन सा हो जाएगा? वन में वास, वन में वास, ठीक है, वन में वास, तो में अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा, तो होगा तत्पुरुष समास ही, ठीक है, होगा ए ऑप्शन सही, तत्पुरुष समास होगा। भेद होते हैं अलग अलग, तत्पुरुष दिया है केवल। अगला है हमारा नई कहानी पत्रिका। नई कहानी पत्रिका के संपादक कौन थे? कमलेश्वर, अमृतलाल नागर, भैरव प्रसाद गुप्त या प्रेमचंद। तो नई कहानी पत्रिका के संपादक आपके सी ऑप्शन सही है, भैरव प्रसाद गुप्त। चलिए अगला है हमारा प्रश्न, लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर, देखिए लंबोदर जो है आपका लंबा है उदर जिसका, माने गणेश, अर्थात किसी अन्य के लिए ना लंबा में प्रथम पद भी मायने नहीं रखता, उदर माने दूसरा पद भी मायने रखता, कोई अन्य पद माने लंबोदर माने गणेश, तीसरा पद गणेश अर्थात बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ये तो सरल ही है, आप लोग जानते भी होंगे। अगला प्रश्न है परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, माने विशेषण और विशेष, तो इसमें विशेषण विशेष कर्मधारय समास होता है, विशेषण विशेष कर्मधारय समास होता है। कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगला प्रश्न हमारा आपके लिए बताना है, आपको अपना कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है इसका उत्तर, ठीक है, कमेंट करना है आपको। तो बताइए इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? संयोग, मनोहर, नमस्कार या पवन। बताइए संयोग, मनोहर, नमस्कार या पवन, इनमें से कौन सा आपका स्वर संधि का उदाहरण है? आपको लिख देना है ए, बी, सी या डी में से जो भी ऑप्शन है आपको लिखना है, ठीक है। तो साथियों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।